सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। बार कंफर्म करेंगे सभी लोग। हेलो। चलो। गुड मॉर्निंग सभी को। और कैसी चल रही भाई पढ़ाई वगैरह? सर प्लीज़ डोंट हाइड द वीडियोस आफ्टर लाइव सेशन। सिर्फ बैच वाली हाइड होती हैं, जो बैच ही होती हैं, बाकी तो सब रहती हैं पब्लिक। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अवार्ड अंशुमन, देबो, मेहता, देबनाथ। एको साउंड, वॉइस क्लियर, डबल वॉइस आ रही है। सर प्लीज़ डोंट। सर आज आप टिकुनिया पार्क श्याम नगर दौड़ने आए थे। तरुण शर्मा पहली बार हम इस पार्क का नाम सुन रहे हैं। आवाज़ सही नहीं है, अभी सही होगी, देखना चेक करना। अभी अभी रोबोटिक वॉइस नहीं होगी, डबल साउंड नहीं होगा, अभी सही होगी ना? सर आज आप टिकुनिया पार्क, अभी भी ठीक नहीं यार, ये तो क्या हो गया इस वॉइस को? अभी चेक, अभी एक बार कंफर्म करना, अभी वॉइस प्रॉपर है क्या? अभी आई थिंक ठीक होगी, चेक करना एक बार। अभी अभी ठीक है? हाँ जी। हाँ हाँ, अभी बताना, अभी ठीक है? अभी चेक, अभी एक बार कंफर्म करना, अभी वॉइस प्रॉपर है क्या? अभी ठीक है ना? हाँ। चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं फ्रॉम वेयर, लेक्चर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करने वाले रिवीजन थ्रू, यहाँ पर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं थ्रू नोट्स। ठीक है, ये 100 नोट्स आपको पता है कि आपको पिछली बार पेड थे, लेकिन इस बार ये भी फ्री थे, है ना? टेलीग्राम चैनल पे आपके प्रोवाइडेड हैं, जो हमारे सी टेलीग्राम में। ठीक है, तो हम किस तरह से चीज़ें करने वाले हैं वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि हम लोग ऐसे 3-3 लेक्चर करके रिविजन करने वाले हैं। ठीक है, 3-3 लेक्चर आप समझ पा रहे होंगे कि मतलब लेक्चर 1, 2, 3 जो हमने किया था नेटो का, उसको एक लेक्चर में रिवाइज करेंगे, दैट इज़ आज के लेक्चर में। ठीक है, तो वैसे हमारे 5 लेक्चर्स होंगे और 5 लेक्चर से पूरा सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। पहले तो ये सेशंस को मैंने टेलीग्राम पे कनेक्ट करने का सोचा था, लेकिन वही है कि आप में से काफ़ी लोग के फिर मैसेजेस आए कि सर नहीं, इनको यूट्यूब पे कनेक्ट करिएगा, बिकॉज टेलीग्राम पे वॉइस कट होता है और सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं उसमें, इसलिए। तो इसीलिए मैंने इसको यूट्यूब पे रखा है, नहीं तो वैसे हम लोग इसको टेलीग्राम पे करते हैं। खैर, स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था उसमें ये था कि द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंदन इन नवंबर 1932 विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। तो हमें पता है कि जो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था वो सिर्फ एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, और वो थी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना? इसके अलावा तो और कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट किया नहीं था। इससे पतला कैसे होगा भाई थोड़ा सा? पता नहीं पतला कैसा होगा ये, चलो कोई नहीं। तो सेकंड राउंड टेबल बिकॉज हम कर नहीं रहे, हमें और देखो जो नाम है, ठीक है, उसके मतलब को जो है फुलफिल करना। इंटेंस रिवीजन सेशन इंटेंस तरीके से होना चाहिए, ऐसा आलस में नहीं कि आराम आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, आराम से नहीं करना, इंटेंस तरह से करना है। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एकमात्र थी जिसमें कि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें गांधी जी ने उसको लीड किया था। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, दूसरा है द डिस्कशन ऑफ इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, बिल्कुल सही है। और जो 1935 का जो एक्ट था उसके क्या प्रोविजन थे जो हमने देखे, तो उसमें क्या खास बात थी कि इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही थी, जो कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया था। क्यों? क्या कभी प्रोविंसेस इसमें एग्री किए नहीं थे इस फेडरेशन को बनाने को लेके। इसने प्रोविंसेस में क्या किया, जो डायरकी को स्टैब्लिश किया गया था किस एक्ट के थ्रू, वो आप बताना है। यस,
अम्बेडकर जी ने तीनों में पार्टिसिपेट किया था। आपको कमेंट में ये बताना है कि जो प्रोविंसेस हैं उसमें डायरकी कौन लेके आया था और डायरकी लेके गया कौन प्रोविंसेस से। ठीक है, तो डायरकी लेके गया 1935 का एक्ट, उसने ऑटोनॉमी दे दी प्रोविंसेस को और डायरकी ले आया वो सेंटर पे। ठीक है, और 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था जिसको मोंटेगी चिल फॉर रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो लाया था प्रोविंसेस में डायरकी और वो लाया था सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर यानी द्विसदनीय विधानमंडल। ठीक है, और ये जो 1935 का एक्ट है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, ठीक है, स्ट्रक्चरल पार्ट है वो यहीं से लिया गया है। और क्या हो रहा है ये ठीक है, जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो यहीं से लिया गया है। क्या दिक्कत है भाई, क्या हो रहा है ये सब हाँ, रुक जाओ। इसमें करते हैं, आई थिंक ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो एक सेकेंड। ठीक है, तो ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की इसने बात कही थी, ऑल इंडिया फेडरेशन, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो मैं क्या बोला था, हाँ 1935 से हमने स्ट्रक्चरल पार्ट लिया कॉन्स्टिट्यूशन का, प्लस जो 1935 का एक्ट है इसी से हमने फेडरल जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, फेडरल कोर्ट जो स्टैब्लिश करी गई थी वो इसी से करी गई थी, जो बाद में आपको पता है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पूरी फेडरल कोर्ट की जो है पावर्स ले ली थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। फिर आगे अगर बढ़ें वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन था डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम द वुंड्स। कौन सा विटामिन है जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग करवाता है, दैट इज़ विटामिन के। क्यों? क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के कोगुलेशन के लिए, जो खून का थक्का जमता है। ठीक है, तो कोगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन डी, ई, ए और के बाकी इनके अगर हम नाम की बात करें साइंटिफिक नेम, तो ए का है कैल्सीफेरॉल, लिखा नहीं है क्या? हाँ एक सेकेंड, सॉरी कैल्सीफेरॉल तो डी का होता है। ओके ठीक है, लिखा है सबका यहाँ पे, वो भी लिखा हुआ है डिजीज़ और यहीं पे नाम भी लिखा हुआ है। ओके ठीक है, पहले तो देख लीजिए वाटर सोल्यूबल कौन से, विटामिन बी और सी, और फैट सोल्यूबल है आपके विटामिन के, ई, डी एंड ए। विटामिन की अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो ए का है आपका रेटिनॉल, बी का आप हमें पता है कि बी में टोटल 8 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, B1 से लेकर B12 तक होते हैं, लेकिन टोटल 8 होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? B1 है थायमिन, B2 है राइबोफ्लेविन, B3 है नाइसिन, पेंटाथोनिक एसिड पिरिडीन और सर या फिर पिरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, यही आपका B11 भी होता है, और B12 साइनोकोबालामीन। अब डिजीज़ कौन सी होती है? तो B1 से बेरी होती है, B3 से पेलाग्रा होती है जिसको 3D डिजीज़ भी बोलते हैं, बिकॉज इससे डिमेंशिया, डर्मेटिटिस और डायरिया 3D आपके हो जाते हैं। फोलिक एसिड की अगर कमी हुई तो न्यूरल ट्यूब जो डिफेक्ट देखने को मिलता है जब बेबी का बर्थ होता है वो इसमें होता है। ठीक है, इसी कमी की वजह से। B12 की अगर बात करें तो इसकी डेफिशिएंसी से परनीशियस अनीमिया आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें बाकी विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? स्कर्वी और ब्लीडिंग गम्स का ही प्रॉब्लम आ जाता है जिससे मसूड़े से खून आने लगता है। विटामिन डी, और इसमें जो स्किन है उसमें भी रैशेस पड़ने लगते हैं अगर विटामिन सी की कमी हुई। और विटामिन सी हमें पता है कि जब हम किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो विटामिन सी जो है लूज़ हो जाता है। विटामिन डी की बात करें कैल्सीफेरॉल, और इससे बोन्स वीक होने लगती हैं और इससे जो बीमारी डेवलप होती है उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, इन शॉर्ट रिकेट्स। ठीक है, और इसका प्राइमरी सोर्स आपको पता है क्या है? दैट इज़ सनलाइट, जो कि इस समय आजकल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो फिश ऑयल होता है, ये सारी चीज़ें भी। टोकोफेरॉल विटामिन ई को बोलते हैं। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ फाइलोक्विनोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? कैसमीर फंक ने करी थी, ध्यान रखना। विटामिन्स की इन्होंने मतलब नेम किया था विटामिन्स को 1912 में कैसमीर फंक ने। और विटामिन क्या होते हैं? हमारे काइंड ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा, दैट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनुच्छेद 280 के तहत किसे बनाया जाता है? तो दिस इज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो वित्त आयोग है। अब वित्त आयोग के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पहले तो इसका कॉम्पोजिशन 1+4 का होता है, यानी कि इसमें एक चेयरमैन होगा और 4 अदर मेंबर्स होंगे। चेयरमैन का इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? क्योंकि देखो क्वालिफिकेशन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है। पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है जो चेयरमैन होना चाहिए, ही शुड बी अ पर्सन हैविंग नॉलेज इन पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स में नॉलेज होना चाहिए चेयरमैन का। और अभी आपको पता है कि 16th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है 31 दिसंबर 2023 को। तो 16th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन आपको बताना है कौन है। 281 में इसकी सॉरी 280 में ड्यूटीज़ लिखी, ध्यान रखना, इसको एक करेक्शन करना। ड्यूटीज़ तो 280 में होंगे, 281 में लिखा हुआ है
281 में लिखा हुआ है कि जो रिकमेंडेशन देता है अपनी है, ठीक है, ये जो अपनी रिकमेंडेशन देगा ये प्रेसिडेंट को देगा, और प्रेसिडेंट पे ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग है या नहीं है, ज़रा कमेंट करके बताएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा हुआ है, बिकॉज ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अटॉर्नी जनरल की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 76 में दिया हुआ है। इसमें हमारे जो 4 क्लॉजेज होते हैं वो पता होना चाहिए। पहला क्लॉज बोलता है कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन इसके पास होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन नीडेड होती है, 5 साल है तो हाई कोर्ट में आप जज रहे हो, 10 साल है तो एडवोकेट रहे हो, या फिर प्रेसिडेंट की नज़रों में आप डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट रहो, ठीक है। दूसरा आपका बात करता है कि ये ड्यूटीज़ निर्धारित करता है कि इसकी ड्यूटी ये होती है कि ये गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में एडवाइस करता है। तीसरा है कि ही हैज़ राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एंड चौथा है कि ही सर्व्स टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। पहले तो MC सेतलवाद थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग भी यही थे। अभी मौजूदा समय R वेंकट रमणी है, ठीक है। देन इसी तरह हमारा एडवोकेट जनरल होता है, वो किस आर्टिकल में, वो आप कमेंट में बताएंगे। देन ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें हमने अभी रिपीट करी हैं। एंड बाकी यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, और एंड दैट इज़ की कैग के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। ये भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सोचना है, UPSC के बारे में। कल ही इनके बारे में डिस्कशन हुआ है, कल के लेक्चर में हम लोगों का, ठीक है। तो इनके बारे में इन लाइन्स में आपको सोचना है। देन अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने एडवोकेट जनरल पूछा था तो आपको 89 ऐड कर देना है, आर्टिकल नंबर 165 हो जाएगा। देन अगर हम यहाँ पर मैंने CVC और CBI की चर्चा करी होगी, तो इस वजह से यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है CVC विच स्टैंड्स फॉर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये एक आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। ओरिजिनली इट वाज नॉट, इट वाज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी कि 1964 में जब स्टैब्लिश होता है, 2000 मतलब इस्टेब्लिश होता है 1964 में, तो काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी था, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना था। लेकिन 2003 में एक एक्ट लाया गया, CVC एक्ट ऑफ 2003, और उसके थ्रू इसको स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिल गया। रिकमेंडेशन किसने दी थी इसको सेटअप करने के लिए, सांतानाम कमेटी, चाहे CVC हो चाहे आपका CBI हो, रिकमेंडेशन मिली थी थ्रू दी सांतानाम कमेटी। इसको भी स्टैब्लिश किया जाता है इन द 1963, बट ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तो छोड़ ही दो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल होता है। स्टैट्यूटरी वो होती है जिसको कोई एक एक्ट के थ्रू बनाया गया, यानी कि लॉ के थ्रू उसको क्रिएट किया गया है। एंड एग्जीक्यूटिव या फिर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसका ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, और ना ही उसका कोई एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसके थ्रू उसको स्टैब्लिश किया गया। जैसे CBI की अगर बात करें तो कोई एक्ट नहीं है पर्टिकुलर के CBI एक्ट ऑफ दिस ईयर, नहीं। ये अपनी पावर्स को दिल्ली पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है 1946 का, उससे अपनी पावर्स को डिराइव करता है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग क्या मतलब ये सारा कुछ मतलब उसके अंडर में आता है, और करेंट डायरेक्टर प्रवीण सूद हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन नेशनल कमीशन फॉर विमेन और NHRC, ये आपके स्टैट्यूटरी हैं। कैसे हैं ये स्टैट्यूटरी? कौन कौन से ऐसे आपके कमीशंस हैं जो स्टैट्यूटरी ना होकर कॉन्स्टिट्यूशनल है? कौन से आपके कमीशन है? तो विमेन का कमीशन तो स्टैट्यूटरी है, और ह्यूमन राइट्स का कमीशन भी स्टैट्यूटरी है। ये 1992 में बना था, बट एक्ट था 1990 का, ये ध्यान रखना। एक्ट कब का था? 1990 का, ये ध्यान रखना है। NHRC की बात करें 1993 में बना था, 1993 का ही एक्ट है। दोनों स्टैट्यूटरी हैं। और जब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल की, तो यहाँ पर आपका जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, और जो बैकवर्ड क्लासेज है, ये तीनों क्या हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये आर्टिकल नंबर 338 में है, ये 338A में है, ठीक है। 338, 338A और ये 338B में है ये। और हमें पता है कि ST वाले को किस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, और बैकवर्ड क्लास जो कमीशन था उसको किस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। एक्चुअल में ये दोनों पहले एक ही आर्टिकल में थे, 338 में। देन इनको बाइफर्केट किया गया था थ्रू दी 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और बैकवर्ड क्लास वाले को 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। बैकवर्ड से आप रिकॉल कर सकते हैं, पहला हमारा बैकवर्ड क्लास कमीशन दैट वाज काका खेलकर की चेयरमैनशिप में, एंड दूसरा BP मंडल की चेयरमैनशिप में। हम किस केस को मंडल केस के नाम से जानते हैं, जिसमें कि एक लोगों ने PIL फाइल करी थी, और PIL हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? USA से इंस्पायर्ड। उनका नाम क्या है? इंदिरा साहनी, जिन्होंने फाइल किया था। और तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई एक बैकवर्ड क्लास के लिए भी कमीशन होना चाहिए। तो बैकवर्ड क्लास कमीशन 1993 में बना था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला? अभी हाल ही में 102nd अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, 2018 में। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की, और फाइनेंस कमीशन की बात करें तो KC न्योगी थे। करंट में अरविंद पनगड़िया हैं, जो 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। हर 5 साल या फिर जब भी प्रेसिडेंट को ठीक लगे वो अपने आप से स्टैब्लिश करता है। एंड फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, क्या दे आर दे एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट और नॉट? अप्रैल 2026 तक रिपोर्ट देनी है। एंड एनी जॉर्ज मैथ्यू इसमें मेंबर हैं, मनोज पांडा,
सौम्यकांति पांडे नहीं होंगे, पांडा होंगे, ठीक है, पांडा, सौम्यकांति घोष और रंजन पांडे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कौन कौन इसके मेंबर्स हैं एंड दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्टेट का फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में लिखा हुआ है ये आप कमेंट में बताएंगे। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नोबेल पीस प्राइज 2023 इज और आर करेक्ट। 2023 का जो नोबेल पीस प्राइज है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। 2023 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो मिला है नरगिस मोहम्मदी को, बिल्कुल सही है। और नरगिस मोहम्मदी वॉज अवॉर्डेड द प्राइज़ फॉर अ स्ट्रगल टू ब्रिंग पीस बिटवीन अफगानिस्तान और ईरान। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि अफगानिस्तान और ईरान नहीं, विमेन की आवाज़ उठाने के लिए। युवराज सर PYQ सीरीज 4.0 विद मल्टीपल रिविजन इज इट इनफ फॉर द CGL Tier 2 और निटो। युवराज निट्टो का पर्पस ये था, एक तो काइंड ऑफ आपका रिवीजन होता रहे साथ में, तो वो तो अगर आप खुद कर रहे हो PYQ सीरीज तो उससे तो वेल एंड गुड। और दूसरा पर्पस था कि कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन आपको सिखा दिया जाए इफ़ पॉसिबल। तो आप कुछ लेक्चर्स हैं उनमें ऑप्शन एलिमिनेशन मैंने सिखाया है खासकर शुरू के, तो उनको आप एक बार देख लेना जल्दी से, है ना। निट्टो IRS, तो IRS आप खुद से भी कर सकते हो, जो इंटेंस रिवीजन सेशन ही चल रहा है आप इसको खुद से भी कर सकते हो, मतलब उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें अटेंड करो। बस ये है कि जो निट्टो में जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं उसको एक बार थोड़ा सा अगर आप देख लेंगे तो हो सकता है कि आपको वो फ़ायदा कर जाए, है ना। तो ये चीज़ है। सही है सभी का। जो आपका स्टेट का फाइनेंस कमीशन है वो आर्टिकल नंबर 243 आई है ना, अनुच्छेद नंबर 243 आई। और भाई जो भी लोग मतलब डाउट वगैरह रहते हैं, खासकर जैसे पैसे वगैरह भेज के पूछते हैं, तो पहली बात तो पैसे भेजने की सच नीड नहीं है, वैसे तो मैं मतलब देख लेता हूँ तो बता ही दूंगा। और बाकी अगर आपको लगता है कि मतलब केटर करना है आपका डाउट और मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो प्लीज़ लास्ट में, अभी तो जैसे मैंने रैंडम खोला और मुझे दिख गया, अगर मैं थोड़ी देर बाद ऐसे मतलब देखता कमेंट तो चला जाता आपके, है ना, 100 रुपये फालतू में चला जाता है। तो प्लीज़ लास्ट में अगर इस तरह का रहता है तो प्लीज़ लास्ट में किया करें इस तरह का, ठीक है, क्योंकि बीच में ऐसा फिर मिस हो जाता है, फिर मुझे बाद में पता चलता है कि भाई ऐसा है ना। तो आर्टिकल नंबर 243 आई में स्टेट का फाइनेंस कमीशन दिया है, के में क्या दिया हुआ है, स्टेट का इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि भाई यहाँ पे हमने एलिमिनेट किया था किसको, एक्सट्रीम ही है नरगिस मोहम्मदी। मतलब USA पूरा थक गया, मतलब इतनी कंट्रीज़, भाई 2 कंट्रीज़ के बीच में एक पीस एक सिंगल पर्सन कैसे ले आ सकता है, खुद ही सोचो यार, है। कंट्रीज़ का ईगो, मतलब एक सिंगल पर्सन का ईगो इतना बड़ा होता है कि वो मतलब 2 लोगों में सुलह कराने में मुश्किल हो जाती है। 2 कंट्रीज़ के बीच में कैसे सुलह करवा देगा कोई, खुद ही सोचो, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर 1 ओनली होगा। देन अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं कि इसको किस लिए नोबेल प्राइज़ मिला, बिकॉज आई थिंक ये आपका CGL Tier 2 में आ सकता है अगर करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा ही, जैसे CHSL मेन से बना तो करंट अफेयर क्वेश्चन का बनेगा तो उसमें नो डाउट। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, अगर आप लकी हुए, तो हो सकता है लेटेस्ट का करंट अफेयर, लेटेस्ट मतलब 2023 ठीक है, 2023 से करंट अफेयर जो है पूछ सकता है। वैसे देख रहे हैं 25 आपका पेपर आपका 2025 में होगा, लेकिन 2023 का भी पूछ लेगा ना तो भी आप लगी है तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन, तो ये देख लीजिएगा एक बार कि कैटलिन कारिको ड्रिव विल्समैन को मिला। फिजिक्स का अगर हम बात करें पीर अगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और NA ह्यूलियर को मिला। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो मोंजी जी को, लुइस जी को और एलेक्सी जी को। लिटरेचर की बात करें जॉन फॉस, पीस नरगिस मोहम्मदी और इकोनॉमिक साइंसेज के लिए क्लॉडिया गोल्डिन को मिला, ठीक है। किस लिए मिला थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 2025 ईयर ऑफ क्वांटम साइंस डिक्लेयर हुआ, जैसे 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स था, 2022 जो था, सॉरी 2023 था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द DDU-GKY इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा नहीं सही है। तो सही नहीं था, इट रिलाइज एंटायरली ऑन स्किल ट्रेनिंग बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। क्यों सही नहीं था, बिकॉज एंटायरली पूरी तरह से गवर्नमेंट एजेंसीज पे ही निर्भर है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंख बंद कर, मतलब काइंड ऑफ एक्सट्रीम कीवर्ड है, एंटायरली, ऑलवेज, नन, नेवर, ओनली, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, आंख बंद करके नहीं मार देना कि ओनली, ऑल, नेवर, नन ये सब देखा और गलत मार दिया, ठीक है। या फिर कैन, कुड, मे, माइट, जो कि जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट, जर्नलिस्टिक कीवर्ड होते हैं और वो जनरली सही होते हैं जो जिन स्टेटमेंट में होता है। तो आंख बंद करके नहीं, पहले अपने नॉलेज का यूज़ करना है, देन थोड़ा सा अपने जो इन्फ्लुएंसेस है ड्रॉ करना है ऑन द बेसिस ऑफ योर करेंट नॉलेज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विद द यूक्रेन। कौन यूक्रेन के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, तो लिथुवेनिया डज नॉट शेयर द बाउंड्री। अब कुछ स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, जैसे जो कर्ज स्टेट है वो रशिया और यूक्रेन को सेपरेट करता है, और अगर आप ये बात बता सकें कि ये किन 2 सीज को सेपरेट करता है या फिर जोड़ता है तो एकदम मज़ा आ जाएगी। जरा बताइए कि जो कर्ज स्टेट है ये किन को जोड़ता है, ब्लैक सी को किससे जोड़ता है, ये जल्दी से बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रीज़ के साथ ये जो है शेयर करता है बाउंड्री। आप स्ट्रिक्ट से याद कर सकते हैं, लेकिन आपको ये रटने की ज़रूरत है नहीं कि किसके साथ शेयर करता है, ठीक है। बस थोड़ा बहुत देख लीजिए। कैस्पियन सी की अगर बात करें तो कैस्पियन सी को जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनको हम तारीख से याद करते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और
कज़ाकिस्तान जो है, ठीक है। ईरान में इंडिया का कौन सा पोर्ट है ज़रा बताएंगे, ईरान के जिसके अभी ऑपरेशनल राइट्स इंडिया ने लिए हैं। मेडिटेरेनियन नहीं भैया, क्या लिख रहा है भैया? हाँ, ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को कहाँ से लिंक करवाए दे रहे हो तुम? मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच में वो जो जिब्राल्टार स्टेट है, मेडिटेरेनियन का ब्लैक सी से कोई लेने देना नहीं भैया। हैं, कैसी बात कर रहा है? ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव को जोड़ता है, तुम लोग एकदम नाक कटवा के मानो गए हैं। मेडिटेरेनियन सी यहाँ है, ब्लैक सी कहाँ कहाँ करवा दे रहे हो? चाबाहार पोर्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। चाबाहार पोर्ट इसका सही आंसर होगा। और चाबाहार पोर्ट के अलावा सितवे पोर्ट जरा बताना कहाँ पे, और मोंगला पोर्ट। तो सितवे पता है ये कहाँ पे, सितवे पोर्ट ये म्यांमार में है, ठीक है, म्यांमार में। और कालादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है उसके तहत इसको जो है बनाया गया है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो यहाँ से यानी कोलकाता पोर्ट को, ये सितवे पोर्ट है म्यांमार में, जोड़ा गया कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत। मोंगला है बांग्लादेश में, ठीक है। लेकिन अब जब से सरकार चेंज हो गई है, अंतरिम सरकार आ गई मोहम्मद यूनिस के चेयर मतलब लीडरशिप में, तब से थोड़ा उतना मोंगला पोर्ट में उतना वो नहीं है, ठीक है। मोहम्मद यूनिस की अगर बात करें तो इनको हम किस और नाम से जानते हैं बताएंगे आप कमेंट में। 7th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी। अब सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। नो, जब बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, इन सबको सीआरआर, एसएलआर, इन सबको इंक्रीज़ करते हो तो उससे की वजह से होता यह है कि मनी सप्लाई डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और इसको हम किस तरह की पॉलिसी बोलते हैं, किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं? तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो डिसाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 लोग होते हैं, 3 सरकार से होते हैं और 3 आरबीआई से होते हैं। टूल्स ये 2 तरह का यूज़ करता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव और एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, ठीक है। तो इन सब को इंक्रीज़ करना होता है आपने, अगर आपको मनी सप्लाई कम करना है, अगर आपको इन्फ्लेशन को काउंटर करना है तो। और इसको हम बोलते हैं डियर, टाइट या फिर हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। और इन सबको डिक्रीज़ करना होता है अगर आपने जो है मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करोगे इन सबको अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है, इसको हम डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी के नाम से जानते हैं या फिर इजी मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं इसको। क्वालिटेटिव में क्या होता है, हम कुछ क्वालिटेटिव टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एंड दैट आर, वो क्वालिटेटिव टूल्स कौन कौन से हैं? तो एक तो ये राशनिंग ऑफ क्रेडिट है, आई थिंक थोड़ा सा ब्लर हो गया ये, ठीक है। राशनिंग ऑफ क्रेडिट हो गया, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट हो गया, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट एंड मॉरल सुएशन। अब क्योंकि हम क्लास तो कर नहीं रहे, रिविजन कर रहे हैं, तो इनको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। कॉल मनी रेट के बारे में ध्यान रखना है, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और रिवर्स रेपो रेट के जो रेट होते हैं, इनके बेसिस पे डिसाइड होता है कॉल मनी रेट में किस हिसाब से बैंकों के बीच में पैसे का लेन देन होगा। क्यों लेन देन होता है पैसे का? टू मेंटेन दी सीआरआर एंड एसएलआर। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, आउटराइट परचेज और रेपो। आउटराइट परचेज में क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग या बाइंग होती है। कमेंट में आप बताएंगे अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? सेलिंग करनी चाहिए, मतलब आरबीआई को क्या करना चाहिए? सेलिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, या फिर बाइंग करनी चाहिए? रेपो स्टैंड्स फॉर रीपर्चेज ऑब्लिगेशन, रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग करनी चाहिए इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन को काउंटर करना है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग कर दो, उससे ठीक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट इज और आर करेक्ट? कौन सा सही है? इट एम्स एट कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड विलेजेस, और ये दोनों ही आपके जर्नलिस्टिक टाइप के हैं, ठीक है, और दोनों ही सही हैं। इसको इंडिया के नदर्न बॉर्डर्स में लॉन्च किया गया था। व्हेन आई से नदर्न बॉर्डर दैट मीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बॉर्डर को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये कहलाता है वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में आपको जो लद्दाख, JNK वाला और ये जो पार्ट आ जाता है उत्तराखंड वगैरह, वो आ जाता है। सेंट्रल सेक्टर में आपको जो सिक्किम वाला पार्ट है वो आ जाता है, और ईस्टर्न सेक्टर में अरुणाचल वाला हिस्सा आ जाता है। अरुणाचल को पहले हम नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जानते थे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। स्टेट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे लॉन्च किया गया इसको, टोटल 19 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, PM जनमन स्कीम के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो जनमन किसके बारे में है? स्टैंड्स फॉर जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान मिनिस्ट्री, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से मोटा, ठीक है। मोटा भाई इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। मोटा भाई हमेशा मत रिलेट कर लीजिएगा, मोटा का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। तो जनजातियों के लिए यानी जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके लिए PM जनमन स्कीम है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फोकस ऑफ द 12th 5-year प्लान? तो 12th 5-year प्लान का क्या फोकस था? सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो 12th 5-year प्लान वॉज द लास्ट 5-year प्लान।
ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, लॉन्च हुआ था 2012 में, 2017 तक चलना था, लेकिन 2014 में गवर्नमेंट हो जाती है चेंज और उसने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया और मतलब हटा दिया और जो 5 ईयर प्लान है उनको भी हटा दिया। और 1 जनवरी 2015 को हमें पता है कि वो नीति आयोग को ले आया, ठीक है। तो जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो आपका 12th वाला ही था। 11th वाले का क्या गोल था, तो उसका 11th वाले का गोल था सस्टेनेबल ग्रोथ करनी थी, ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ करनी। तो यहाँ पे क्या वर्ड जोड़ दिया गया, इंक्लूसिव। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, ये 9th 5 ईयर प्लान का गोल था। फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, FWP, ये मैं को कई बार बता चुका हूँ, 7th 5 ईयर प्लान ड्यूरिंग दी राजीव गांधी गवर्नमेंट। अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, तो ये है आपका 4th 5 ईयर प्लान का। और इसी का था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। क्यों ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, क्योंकि हमें पता है कि जो 3rd 5 ईयर प्लान था वो काफ़ी भयंकर फेल हो गया था। 5.6% का टारगेट रखा था लेकिन अचीव मात्र कर पाए थे 2.4%। कारण उसके 3 थे। एक तो 1962 में चाइना के साथ युद्ध हो गया, 1962 में चाइना के साथ युद्ध हो गया था, और क्या हो गया था यहाँ पे, और ध्यान रखना, एक तो फेमाइन आ गया था, ठीक है। फेमाइन का मतलब है अकाल यहाँ पर पड़ गया था, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड था 3rd 5 ईयर प्लान का, ये क्या था, तो पहले का था 51 से 56, ठीक है। दूसरे का था 56 से 61, और 61 था इसका था 1961 से 1966 तक, ठीक है। तो इसी बीच हमें ये बैटल देखना पड़ा, प्लस फेमाइन देखने को पड़ा, और इसी वजह से इसी बीच में क्या लॉन्च किया गया था, इसी बीच में लॉन्च किया गया था आपका द ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन टोटल आपको पता है 2 फेजेस में लॉन्च होता है। तो पहला फेज़ यहाँ पर लॉन्च होता है जहाँ पर हाई यील्ड वैरायटी सीड, जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो 1962 में ये होता है। 1965 में हमारा पाकिस्तान के साथ भी युद्ध होता है, तो उसके चलते यहाँ पर जो 3rd 5 ईयर प्लान है वो काफ़ी फेल हो जाता है, और इसी की वजह से, ठीक है। अब हम ग्रोथ विद स्टेबिलिटी की बात करें तो ग्रोथ तो करना है लेकिन स्टेबल ग्रोथ के साथ, ठीक है। गडगिल फॉर्मूला पे बेस्ड था, बोलेंगे सर 3rd 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द गडगिल फॉर्मूला, यस। 3rd और 4th में दोनों ही, ठीक है, कि गडगिल फॉर्मूले पे बेस्ड थे। तो अगर ऑप्शन में इस तरह से होता है कि अगर मान लो 4th आपसे पूछता है और गडगिल फॉर्मूला नहीं होता है, तो वहाँ पर आपका होगा रुद्र एलन मॉडल, ठीक है। क्या क्या होगा, रुद्र एलन मॉडल होगा वहाँ पर, रुद्र एलन मॉडल, ध्यान रखना, ठीक है। 4th 5 ईयर प्लान में। और 3rd में क्या है, गडगिल फॉर्मूला। एक्चुअली है क्या कि कहीं कहीं पे 4th 5 ईयर प्लान को भी गडगिल फॉर्मूला पे बताया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे लिखा गया है। तो 3rd में ध्यान रखना और 4th में रुद्र एलन मॉडल को ध्यान रखना। कौन सा मतलब जो 5 ईयर प्लान था वो DP धर मॉडल पे बेस्ड था। जो ये 4th 5 ईयर प्लान था, यहाँ पर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। और 3rd जो 5 ईयर प्लान था उसके टाइम पे क्या किया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन क्योंकि लॉन्च किया गया था, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, जो कि MSP दैट इज़ जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, न्यूनतम समर्थक मूल्य, उसको भी डिसाइड करने का काम आता है। और अभी रिसेंट की एक रिपोर्ट आई है, और मतलब CBI ने भी एक ऑपरेशन अभी किया था, ऑपरेशन कनक, और उसमें पता चला है कि ना जाने कितने हज़ारों करोड़ों का घोटाला जो है यहाँ पर हो रहा है PDS स्कीम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम में। नहीं होगा तो मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, मतलब काफ़ी भयंकर घोटाला हुआ है। खैर 11th 5 ईयर प्लान की अगर बात करेंगे तो रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ है, और 12th की अगर बात करेंगे तो रैपिड इंक्लूसिव और सस्टेनेबल हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 11th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन दी कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। पहला वाला हैरड डोमर मॉडल पे बेस्ड था, दूसरा वाला PC महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री। तो भुगतान संतुलन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो करेंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो करेंट अकाउंट में आता है आपका ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स का मतलब हो गया आपका विजिबल, जो आपको दिख रहा है, जो टैंजिबल है, जिसको आप छू सकते हैं। इनविजिबल है मतलब जो आपकी सर्विसेज हैं, ठीक है। जो रेमिटेंस होता है, अब रेमिटेंस क्या चीज़ होती है, तो जो विदेश में जो भारतीय रह रहे हैं तो जो भारत में पैसा भेजेंगे उसको रेमिटेंस बोलेंगे, वो भी करेंट अकाउंट में आएगा। कैपिटल में इन्वेस्टमेंट आती हैं एंड बोरोइंग्स और लेंडिंग्स आती हैं। इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह की होती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती हैं थोड़ा स्टेबल नेचर की होती हैं, जैसे कि अगर कोई मान लो वॉलमार्ट जैसी कंपनी है, उसने कोई यहाँ पर, या फिर एप्पल है तो एप्पल ने अपना स्टोर खोला यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट खोली कि यहाँ पर फ़ोन असेंबल होंगे, तो मतलब ये स्टेबल है काइंड ऑफ। ऐसा नहीं कि भाई अब जैसे FPI में क्या होता है, पैसा डाला, जैसे स्टॉक मार्केट है तो मैंने पैसा डाला, मुझे कुछ भी होगा मैं पैसा निकाल लूँगा तुरंत, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैंने कोई कहीं पे स्टोर खोल रखा है एप्पल ने, ऐसा तो है नहीं कि कुछ यहाँ पर अगर कोई घटना हुई कि भाई इंडिया में इकोनॉमी एकदम भयंकर नीचे जा रही है ना, वो फिर से वो एक रिपोर्ट आई है, आपको पता है, रिपोर्ट तो मतलब नहीं, अभी
अडानी के खिलाफ चार्जेस लगे, उनसे पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी। तो इस तरह से क्या होता है कि मार्केट मतलब जो कंट्री की इकोनॉमी है वो थोड़ी सी शेक हो जाती है अगर बहुत बड़ी कोई इस तरह से कंपनी हुई, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत निकाल मतलब स्टोर अपना बंद करके चले जाएंगे, उनका भी घाटा होगा। तो काइंड ऑफ एफडीआई आपका स्टेबल इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। फॉरेक्स जो होते हैं हमारे किसी भी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स चार चीज़ों से मिलकर बनते हैं। तो फॉरेन करेंसी एसेट, SDR दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट, जो 5 इन करेंसीज का वेटेड एवरेज होता है। येन जो आपकी जापान की करेंसी जापान की करेंसी है। रेनमिनबी जो आपकी चाइना की है। पाउंड, यूरो और US का जो डॉलर है। RTP रिजर्व ट्रैंक पोजीशन और गोल्ड रिजर्व्स, ठीक है, ध्यान रखना। और SDR को हम पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और जब भी आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं वो कम होते हैं या फिर इंपोर्ट ज़्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट से, तो क्या हो जाता है, ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। ट्रेड घाटा देखने को मिलता है इस काइंड ऑफ सिचुएशन में। इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब देखने को मिली थी? तो इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो क्राइसिस है वो देखने को मिली थी साल 1991 में, 1991 में। 1990 से वो स्टार्ट हुई थी, 1991 में पीक पे पहुंची, और जिसकी वजह से हमें फिर IMF के पास जाना पड़ा, जिसने हमें बेल आउट किया, यानी पैसा दिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। IMF की अगर बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया जाता है 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ही आपका इस्टेब्लिश होता है एक और यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम आपको बताना है कमेंट में, जिसको इसका ट्विन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो IMF 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से इस्टेब्लिश होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? वर्ल्ड बैंक, जिसको पहले इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते थे, IBRD के नाम से, ठीक है। तो ये 1991 में IMF ने हमें बेल आउट किया था। और यहीं पे इसी साल हम LPG रिफॉर्म्स लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तीनों का नाम पता होना चाहिए। लिबरलाइजेशन का मतलब पता होना चाहिए। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जब हम अपनी इकोनॉमी को थोड़ा सा लिबरेट कर देते हैं, खाली मतलब खुला छोड़ देते हैं, सो दैट इन्वेस्टमेंट आ सके और यहाँ पर काइंड ऑफ जो फॉरेन कंपनीज़ हैं वो और एंगेज हो सकें और यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट कर सकें। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि किस तरह से प्राइवेट जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको और आसानी करी जाए, सो दैट वो इंडस्ट्रीज़ खोल सकें और प्राइवेट प्लेयर्स ढंग से ऑपरेट कर सकें, आसानी से ऑपरेट कर सकें मार्केट में, बिकॉज अभी तक नहीं कर पा रहे थे। और उसके पीछे का रीज़न था जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी। पहली हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 में, जिसमें 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था हमारी इंडस्ट्रीज़ को। देन 1956 में आई थी उन सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसने इंडस्ट्रीज़ को बाइफरकेट किया था 3 शेड्यूल में, A, B और C, ठीक है। तो शेड्यूल A, शेड्यूल B और शेड्यूल C। शेड्यूल A में 17 इंडस्ट्रीज़ थी, शेड्यूल B में 12 थी और बच गई वो सारी C में पड़ी हुई थी। ये गवर्नमेंट के हाथ में थी, ये भी गवर्नमेंट के हाथ में थी, लेकिन प्राइवेट में इसकी हेल्प ली जा सकती थी गवर्नमेंट के द्वारा, और यहाँ पर ये सिर्फ प्राइवेट के पास थी। तो हुआ गया, तो धीरे धीरे लाइसेंस राज यहाँ से बनना शुरू हो गया था और वो लाइसेंस राज जाके ख़त्म होता है 1991 में। इस समय आप बताएंगे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन था, PM कौन था और फाइनेंस मिनिस्टर कौन था इस समय? असीम क्या है? तो असीम स्टैंड्स फॉर आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अगला था विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्शन प्रोग्राम ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? तो द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू रीच डाउन टू द विलेजेस एंड द मोहल्ला लेवल, ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक खोलना था, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रक्टिव वर्क बोला गया। अब हुआ क्या कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था उसकी शुरुआत के पीछे कई सारे रीजंस थे। एक तो जो मेन रीज़न था दैट वाज रॉलेट एक्ट, जिसको अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और सिडनी रॉलेट ने इसको क्योंकि बनाया था तो इसको रॉलेट एक्ट के नाम से बोला गया, और गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट बोला। तो इसके बाद होता ये है कि आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, क्योंकि पता है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की अरेस्ट होती है, देन जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जिसकी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड वापस कर दिया था, रिनाउंस कर दिया था, और गांधी जी ने कैसरे हिंद का जो टाइटल है उसको यहाँ पर रिनाउंस कर दिया था, लौटा दिया था, ठीक है। नाइटहुड और कैसरे हिंद ध्यान रखना 13 अप्रैल को। देन उसके बाद होता कुछ यूँ है कि खिलाफत आंदोलन लॉन्च होता है। खिलाफत मूवमेंट का लेना देना इंडिया से नहीं था, बल्कि आपको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उसमें जो ब्रिटिश जो अलाइड पावर के साइड में था, तो अलाइड पावर की विक्ट्री हो जाती है। तो उसके बाद इनका जो खलीफा था मुस्लिम्स का, तो वो बैठते थे कहाँ पे? तुर्की में, जो प्रेजेंट डे मतलब तुर्की है, पहले टर्की बोलते थे उसको। तो यहाँ से क्या किया गया, इनको हटाना शुरू कर दिया गया, ब्रिटेन यहाँ पर अपना कब्जा बिठाने लगा, तो इसकी वजह से वो उसका रीज़न था। मौलाना अली और शौकत अली ने इसको यहाँ पर स्टार्ट किया, खिलाफत मूवमेंट को। खिलाफत कमेटी यहाँ पर बनी, और यहाँ पर खिलाफत, पहली जो खिलाफत कमेटी है
वो बैठती है दिल्ली में नवंबर 1919 में। देन गांधी जी को इसमें अपॉर्चुनिटी देखती है, वो सब बोलते हैं हिंदूज़ को कि भाई सपोर्ट करें वो भी खिलाफत मूवमेंट में टू दी कॉज ऑफ मुस्लिम्स, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन को लॉन्च कर देते हैं 1920 में। मर्ज बाई दी गांधी जी टू यूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम, तो दोनों को मर्ज कर दिया था और इन्होंने लीड किया था। लेकिन फिर हुआ क्या, 1922 में जाके एक कांड हो जाता है जिसको बोलते हैं चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी को, 2 फरवरी को कौन सा दिन मनाते हैं जरा बताएंगे कमेंट में। इसकी वजह से गांधी जी को वापस लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वो नहीं चाहते थे कि भाई लोग आज़ादी लें तो वॉयलेंस के नाम पे आज़ादी लें, उनको आज़ादी का सही मतलब पता होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने वापस ले लिया और उनको यहाँ पर जेल जानी पड़ती है। अब जेल जब वो चले जाते हैं तो ये बात आती है कि भाई अब क्या करना है, जो पहले कर रहे थे वही कंटिन्यू रखें या फिर चेंज करें। पहले क्या कर रहे थे, पहले ये कर रहे थे हर चीज़ का बॉयकॉट, हर चीज़ का बॉयकॉट, इलेक्शन का बॉयकॉट, काउंसिल का बॉयकॉट, हर चीज़ का बॉयकॉट कर रहे थे। तो अभी बात आई, कुछ लोगों ने बोला हाँ बॉयकॉट को कंटिन्यू रखे, यानी कि कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। तो उनको बोला गया नो चेंजर्स, यानी कि वो बोल रहे थे कि भाई कंस्ट्रक्टिव वर्क जो कर रहे थे पहले, ठीक है, आश्रम बनाना, स्कूल बनाना, वो करते रहते हैं, ठीक है। और कुछ जिनको बोला गया प्रो चेंजर्स, जिन्होंने अपना क्या किया, स्वराज पार्टी बनानी, जिसको हम ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। ये स्वराज पार्टी बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो CR दास, जो इसके पहले प्रेसिडेंट बने, और मोतीलाल नेहरू, जो इसके पहले सेक्रेटरी बने। मोतीलाल नेहरू आपको पता है कि चचा नेहरू के पापा थे, ठीक है। तो इनको प्रो चेंजर्स बोला गया, और इसमें आपके अजमल खान भी थे। 2 फेब को हम मनाते हैं क्या, वेटलैंड्स डे, यानी कि आर्द्रभूमि दिवस। वो आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको चीज़ें यहाँ पर बताई। गया सेशन में ही ये प्रो चेंजर और नो चेंजर में बट जाते हैं, लेकिन प्रो चेंजर विद इन दी कांग्रेस काम करते हैं, ऐसे अलग से काम नहीं करते हैं। विच सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सी ऐसी सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं ह्यूमन बॉडी में जिनके पास कोई केंद्रक न्यूक्लियस नहीं होता है? बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर कोई न्यूक्लियस नहीं होता तो हमारी RBCs होती हैं, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने। काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में टिश्यू आपको लिगामेंट और टेंडन के बारे में पता होना चाहिए, किसको किससे जोड़ते हैं ना, स्नायु और जो कंडरा हमारे हैं। ब्लड की अगर बात करें तो 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो लिक्विड होता है, एक सॉलिड होता है। लिक्विड में आपका आता है मोस्टली क्या, लिक्विड में आता है 55% लगभग प्लाज्मा होता है, देन वाटर होता है 92%, बाकी प्रोटीन और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक सेकेंड, ठीक है। तो 55% लिक्विड पार्ट एंड 45% जो है आपका सॉलिड पार्ट हो जाएगा। 55% प्लाज्मा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, और 45% आपका सॉलिड कंपोनेंट होता है। इस प्लाज्मा में 92%, ध्यान रखना, इस प्लाज्मा में 92% वाटर एंड बाकी जो रेस्ट चीज़ें हैं, प्रोटीन, हार्मोन्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलते हैं। सॉलिड की अगर बात करेंगे तो सॉलिड आपका जो एक सेकेंड, ठीक है। तो सॉलिड की अगर बात करेंगे तो ये आपका बाइकॉनकेव डिस्क शेप का होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। बाइकॉनकेव डिस्क शेप होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। 120 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है, और ये जाके ख़त्म कहाँ पे होते हैं, स्प्लीन में, जो स्प्लिया होता है वहाँ पे जाके ख़त्म होते हैं। इनको हम इराइथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। WBC जो होते हैं वो इरेगुलर शेप के होते हैं, और ये डिफेंस सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो उसको हटाने का काम करते हैं। 12 से 20 दिन का होता है क्या इनका जो टाइम पीरियड होता है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है। इनको ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स इसका तीसरा कंपोनेंट होता है, सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ये ब्लड क्लॉटिंग यानी खून का थक्का जमने में हेल्प करता है। 5 से 10 दिन का इसका लाइफ होता है, और इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। कार्टिलेज क्या चीज़ होती है? इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे ऐसे जगहों में होती है जहाँ पे आपने देखा होगा टिप ऑफ नोज, ईयर, रिंग्स, जहाँ पर मतलब बहुत, और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, जो हमारी ट्रैकिया होती है ना, तो ट्रैकिया को इस तरह से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज ने सराउंड कर रखा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा बोन की तरह हार्ड नहीं होता, हार्ड मैट्रिक्स नहीं होता इसका, और स्किन की तरह सॉफ्ट भी नहीं होता, नहीं बीच का होता है कार्टिलेज, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक हैज़ लेड टू अ नंबर ऑफ एनवायरमेंट करेक्ट प्रॉब्लम्स फॉर दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा इसमें से सही है? तो ध्यान रखना है कि द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, तो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। फॉर यू, ठीक है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि वो बायोडिग्रेड नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। तो बायो मैग्निफिकेशन होता है जब कोई टॉक्सिक सब्सटेंस एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पहुंचता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स हैं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, और यहाँ पर आ जाते हैं टर्शरी कंज्यूमर। तो किस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल घास है, घास, या फिर मान लो आप कोई फल खाए, वो क्या है, ऑटोट्रॉफ है, वो आपका पेड़ से खाए ना फल,
या फिर पालक खाए, तो पालक क्या है, ऑटोट्रॉफ है ना। उसमें मान लो कि पेस्टिसाइड वगैरह डाले गए थे, यानी टॉक्सिन्स हैं उसमें, तो वो आपने खाया, और अगर वो आपके उसमें एक्यूमुलेट होने लगे हैं आपके बॉडी में, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, सॉरी, वो अगर आपका क्या होना लगा कि आपने मतलब, या फिर मान लेते हैं हिरन ने खाया उस पालक को, ठीक है, या फिर घास को, तो उसमें पेस्टिसाइड्स थे, तो उसने खाया, ठीक है, उसकी बॉडी में, देन उसको शेर ने खाया, तो शेर के बॉडी में चले गए, तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जा रहे हैं। और अगर बॉडी में ही एक्यूमुलेट होने लगे टिश्यू में जिसने खाया, तो उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा लेक्चर होता है ख़त्म, ठीक है। कोशिश आप ये करेंगे कि भाई मतलब जैसे 15 क्वेश्चंस किए, तो उसमें आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं वो भी थोड़ा सा देखते रहें, है ना। यस, यहाँ पर आप ट्रॉफिक लेवल में काफ़ी सारी चीज़ें रिकॉल कर सकते हैं, दैट इज़ कि मैक्सिमम 10% एनर्जी का ही ट्रांसफ़र होता है, मैक्सिमम 1% जो सनलाइट आती है उसी को ही हमारा जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो ट्रैप कर पाता है उस लाइट एनर्जी को, और उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या है उसको खाने में बना सकता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं ज़रा बताएंगे। यस, 10% ऑफ लिंडेमैन, तो लिंडेमैन ने ही बोला था कि भाई 10% मैक्सिमम यहाँ पर जो है ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर ट्रॉफिक लेवल में मैक्सिमम है ये, ठीक है। और टांसले ने इकोसिस्टम वर्ड दिया था, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा को बोलते हैं, और अर्नस्ट हैकेल ने इन द ईयर 1866 इकोलॉजी यूकोलॉजी के बारे में बताया था। एंड कौन सा पिरामिड होता है जो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, बताएंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरा वाला स्टार्ट का है, क्यों, दूसरा वाला स्टार्ट किया, देखो वहीं से स्टार्ट हुआ जहाँ से ख़त्म हुआ है ना। तो फीटस में ब्लड फॉर्मेशन बता दीजिए, क्यों भाई क्वेश्चन वगैरह आया क्या इस पर, क्वेश्चन वगैरह आया क्या इस पर। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यस, नॉर्मन बोरलॉग को बोलते हैं। पानी वानी पी लो भाई सभी लोग। यस, रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नहीं भाई इकोलॉजी, सुबह इकोलॉजी। ये क्या था, हो, ये था हो, ठीक है। जैसे तुम तो बड़े रोबोटिक टाइप रहते होगे, कभी हा हु ये सब कुछ निकलता नहीं होगा, है ना, रोबोट की तरह रहते होगे एकदम। हाँ सर, अभी एक जोक तो बनता है, दीपक दुबे, क्यों नहीं, दीपक दुबे भाई जोक मारते हैं। दीपक दुबे की ज़रा प्रोफाइल देखिए। दीपक दुबे जो है चश्मा वश्मा लगा रखे हैं बाकायदा, अब पता नहीं किसको लगा रखे हो तो मुझे नहीं पता सर। यो हनी सिंह, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन एन इकोसिस्टम व्हाई इज द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स ऑफ फूड चेन यूजुअली लिमिटेड। क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे ऊपर जाने में जो एनर्जी है वो घटने लगती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, घटने लगती है, एनर्जी घटने लगती है, एनर्जी डिक्रीजेज, जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी डिक्रीज होती है। तो इकोसिस्टम टांसले ने दिया था, इकोलॉजी अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, ठीक है। कभी भी एनर्जी का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड नहीं हो सकता है, बाकी तो हो भी सकते हैं बायोमास का नंबर का, लेकिन एनर्जी का कभी इन्वर्टेड हो नहीं सकता है। पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो चार्ल्स एल्टन ने दिया था, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और हमारी फूड चेन कितने तरह की होती हैं, तो 2 तरह की, मतलब 3 तरह की बोल सकते हैं। तो कौन सी होती हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन होती है, एक एक्वेटिक फूड चेन होती है, और एक डेट्रिटस फूड चेन होती है, इन शॉर्ट डीएफसी। तो टेरेस्ट्रियल में क्या होता है कि भाई जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, तो इनको खाएंगे, मतलब ये ऑटोट्रॉफ हो गया, देन ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर, है ना, तो ये बन जाता है। एक्वेटिक फूड चेन में कौन ऑटोट्रॉफ या फिर प्रोड्यूसर होता है, तो ये हमारे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, जिन पे फीड करते हैं जू प्लैंक्टन, उन पे फीड करते हैं स्मॉल फिशेस, उन पे फीड करती हैं बिग फिशेस, ठीक है। डेट्रिटस फूड चेन में क्या होता है, जो चीज़ हमारी टीएफसी और एएफसी में क्या हो जाती हैं, जैसे कि वो डेड हो गई, तो अब उन पे जो डेट्रीवोरस हैं उस डेट्रिटस पे, उस सड़ रही चीज़ पे काम करेंगे और उसको आगे जो है और डिकम्पोज करवाएंगे उसको, ठीक है, डिग्रेड करवाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है,
ठीक। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। अगला सवाल था इन व्हाट फॉर्म एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। तो जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। फ्रक्टोज क्या होता है आपका, फ्रूट शुगर होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे, खैर। तो अगर हम बात करें ग्लाइकोजन जिसके फॉर्म में हमारा खाना स्टोर होता है, ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में बाई दी ग्लूकागॉन हार्मोन। इसी तरह इसका उल्टा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में ये कन्वर्ट करता है इंसुलिन। तो ग्लूकागॉन और जो इंसुलिन होता है इनका जो वर्क होता है, जो नेचर ऑफ वर्क होता है वो एकदम रिवर्स होता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस, ठीक है। बोथ हार्मोन्स आर सेक्रेट बाय द पैंक्रियाज। यहाँ पर आपकी बीटा सेल्स होती हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, वो सेक्रेट करती हैं इन हार्मोन्स को। प्लांट जो होते हैं वो स्टोर करते हैं जो अपना खाना इन दी फॉर्म ऑफ स्टार्च। हम करते हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में, प्लांट करते हैं स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। चलो, ग्लूकोज जो होता है वो सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है, दैट इज़ ए मोनोसैकेराइड है। फ्रुक्टोज की अगर बात करें, फ्रूट्स में जो शुगर में देखने को मिलती है भी मोनोसैकेराइड है। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च जो दोनों हैं वो पॉलीसैकेराइड हैं। पॉलीसैकेराइड का मतलब है यानी कि ये बहुत ज़्यादा जो नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स हैं उनसे मिल के बना हुआ होता है, ठीक है। सुक्रोज और जो माल्टोज है, माल्टोज क्या है, जो सीरियल जो हमारा अनाज होता है उसमें जो शर्करा यानी कि जो शुगर होती है वो माल्टोज होती है, और ये डाईसैकेराइड है यानी कि दो मोनोसैकेराइड यूनिट से मिल के बने हुए हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टोन एज इन इंडिया। तो भारत में जो पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डिफरेंट पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप एंड टेक्नोलॉजी स्टोन टूल्स। देर आर नो रीजनल वेरिएशन, क्योंकि यहाँ पर ये एक्सट्रीम कीवर्ड था, देर इज़ नो रीजनल वेरिएशन, कोई रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता ही नहीं है, तो इस वजह से आपका गलत था। और दूसरा गलत होने की वजह से यहाँ पर हम बचे थे 1 और 3। तो तीसरा यहाँ पर ये था कि स्टोन एज कल्चर्स ऑफ डिफरेंट पीरियड्स इवॉल्व यूनिफॉर्मली इन नीट यूनिलीनियर फैशन ऑल ओवर दी सब कॉन्टेंट। हर जगह बड़े नीट और क्लीन उस टाइप से मतलब इमर्ज हुआ था। काइंड ऑफ अगेन एक्सट्रीम कीवर्ड था कि भाई हर जगह ही इस बड़ा नीट और क्लीन इस तरह से वो था, तो वो गलत होगा आपका, और सही आंसर होगा 1 ओनली। स्टोन एज की अगर बात करें तो इसको हम 3 पार्ट्स में या फिर 3 एजेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड। सबसे पहला है हमारा पीरियोलिथिक, जिसको कि हम ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं, 5 लाख BC से 12,000 BC का टाइम पीरियड है। मीजोलिथिक का जो मतलब होता है वो है मिडिल स्टोन एज। यहाँ पर लोग माइक्रोलिथ का यूज़ करते थे। माइक्रो का मतलब है छोटा, लिथ का मतलब है स्टोन, तो छोटे छोटे पत्थरों का यहाँ पर यूज़ होता था। टाइम पीरियड ध्यान में रखिएगा। एंड नियोलिथिक की बात करें तो नया पाषाण, नव पाषाण युग, यहाँ पर ये जो है लोग पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यूज़ कर रहे थे, पॉलिश्ड स्टोन्स का, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा। देन यहाँ पर हमारा जो है फ्लरिश करता है चैल्कोलिथिक है। चैल्कोलिथिक का मतलब है जो ताम्र पाषाण युग है, जो आपका हड़प्पन जो सिविलाइजेशन का जो एज था, इंडस वाली जो एज सिविलाइजेशन का एज था, उससे कहीं ना कहीं जो है मैच करता है इन द सेंस कि ये कंटेम्प्रेरीज ही थे एक दूसरे के, ठीक है। एंड ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो कॉपर था, जो तांबा था, दैट वाज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड बाय द ह्यूमंस, ठीक है। यहाँ पर आपका इंडस वाली सिविलाइजेशन आपको पता है कि फ्लरिश किया था। तो ये लोग क्या करते थे, इंडस वाली सिविलाइजेशन वाले यहाँ से उठाते थे क्या, कॉपर, और ऊपर से अफगानिस्तान से उठाते थे टिन, और कॉपर और टिन को उठा के क्या मिला के क्या बना देते थे बताइए। कॉपर और टिन किसका मतलब इनसे मिलकर कौन सा अलॉय बनता है। टूल्स ऑफ बोन्स हमें देखने को मिलते हैं बुर्जा होम में एंड गुफकराल में, ठीक है, जिसको केव ऑफ पॉटर बोलते हैं। बुर्जा होम को बोलते हैं प्लेस ऑफ बर्च। बर्च एक तरह का पेड़ होता है, जम्मू कश्मीर में है आपका बुर्जा होम और गुफकराल। केव ऑफ पॉटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बोन्स के बने हुए टूल्स देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो चिरांद नाम की जो साइट है पटना में, वहाँ पर भी हमें बोन टूल्स देखने को मिलते हैं। इन बुर्जा होम वी गॉट पिट ड्वेलिंग एंड बरियल ऑफ मैन एंड डॉग, ठीक है। 4th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंप्राइजेज द मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है आपका, तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा था कि भाई जो गवर्नमेंट बजट होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक तो रेवेन्यू और एक बोलते हैं कैपिटल, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। अब रेवेन्यू में रेवेन्यू रेसीट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल में कैपिटल रेसीट होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू रेसीट में क्या आता है, तो रेवेन्यू में हमने इस तरह से पढ़ा था कि ये आपका ना तो एसेट क्रिएट करता है, ना तो लाइबिलिटी आपकी मतलब क्रिएट करता है, कुछ नहीं होता है। एसेट लाइबिलिटी से इसका लेना देना नहीं होता है, ठीक है। चाहे रेवेन्यू रिसीट हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था कि आपसे ऊपर कॉपर, हाँ, तो ये होता है आपका ब्रॉन्ज, ठीक है। कॉपर और जिंक मिलकर बनता है ब्रास, और यहाँ पर आपका बनेगा ब्रॉन्ज। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा आहार बानस, ये सब लिखा हुआ, ये सब क्या है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है आहार बानस,
तो आहार बानस ये कल्चर है। एक्चुअल में राजस्थान में जो पहली आपकी चैल्कोलिथिक साइट डिस्कवर हुई थी इसको आहार बानस के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में जो डिस्कवर हुई थी इसको जॉर्वे के नाम से जानते हैं, तो इसलिए इसको जॉर्वे कल्चर बोलते हैं, इसको आहार बानस कल्चर बोलते हैं। यहाँ पर जो है आपका ईरान और कयाथा कल्चर, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पर आपको कॉपर की माइंस देखने को मिलेंगी, खेतरी राजस्थान में और मलजखंड मध्य प्रदेश में, ठीक है। ब्रास आपका कॉपर और जिंक अलॉय होता है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर बुरज़ाहम और गुफराल में लोग पिट ड्वेलिंग्स में रहते थे, है ना, गड्ढा करके रहते थे, दीवार नहीं बनाते थे, गड्ढा करते थे और उसमें फिर रहते थे ये, ठीक है। तो यहाँ पर एसेट लाइबिलिटी का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन कैपिटल में लेना देना होता है। कैपिटल रिसीट में क्या होता है, या तो हमारी एसेट घट रही होगी, कम हो रही होगी, या फिर लाइबिलिटी बढ़ रही होगी, कुछ तो हो रहा होगा। यहाँ पर या तो हमारी एसेट बढ़ रही होगी या कोई लाइबिलिटी कम हो रही होगी, दोनों में से कुछ तो हो रहा होगा। यहाँ पर एसेट लाइबिलिटी का कोई लेना देना नहीं होता है। और यहाँ पे जो पेमेंट्स होती हैं वो काफ़ी फ्रीक्वेंट नेचर की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेवेन्यू रेसिप्ट में आपका टैक्स रेसीट और नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। टैक्स में भी दो तरह का आता है आपका, एक तो डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, और एक आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू बोलते हैं इसको। तो डायरेक्ट टैक्स के हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं जैसे कि वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी टैक्स, जो जीएसटी होता है, एक्साइज ड्यूटी होता है, कस्टम्स ड्यूटी होता है, ये सब आ जाते हैं। वैट भी होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, है ना, जो शराब में लगता है। शराब में जीएसटी तो लगता नहीं है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है आपका, ठीक है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपका जैसे जो भी जुडिशियल डिपॉजिट्स हुए या फिर जो टोल वगैरह में आप पैसा जमा करते हैं वो सारा कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो ये भी दो तरह का होता है, प्लान और नॉन प्लान। खैर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है, तो जो सैलरी देनी होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, वेजेस देने होते हैं, तो ये सब आ जाता है। या फिर गवर्नमेंट ने किसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट को कोई ग्रांट दिया है, तो वो यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही माना जाएगा। या फिर गवर्नमेंट ब्याज भर रही है किसी लोन पे, तो ब्याज भी जो दिया जाएगा, ब्याज मतलब काइंड ऑफ लोन अगर मान लो दिया था, तो लोन वाला कंपोनेंट कैपिटल में आता है, लेकिन लोन पे जो ब्याज होता है वो रेवेन्यू में आता है, ठीक है। तो रेवेन्यू में आपका अगर ब्याज आ रहा है तो रेवेन्यू रेसीट में आएगा ब्याज, नॉन टैक्स रेवेन्यू वाले हेड में, और अगर ब्याज जा रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जाएगा वो। लेकिन जो लोन दिया और लिया जाता है वो कैपिटल में, जैसे लोन लेना तो कैपिटल रिसीट कहलाएगी। लोन अगर आपने ले लिया, लोन अगर आपने दिया है तो उसमें आपको ब्याज मिलेगा, या फिर लोन आपने चुकता भी किया है, तो दोनों ही आपके यहीं पे आएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लोन अगर आपने किसी को दिया है या फिर पहले जो लिया था उसको चुकता किया, तो लोन ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। इसमें आपका जो डेवलपमेंट करने में जो खर्चा आता है सरकार का, वो भी यहीं पे गिना जाता है। डेवलपमेंटल जो एक्सपेंडिचर होता है वो भी यहीं पे आता है। कैपिटल रिसीट में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लोन का जो पैसा आ रहा है कैपिटल रिसीट में, इसके अलावा अगर मान लो किसी एसेट की सेल करी गवर्नमेंट ने, एसेट सेल में क्या आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, विनिवेश कर दिया, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, पीएसयू थी, उसमें गवर्नमेंट की मेजर शेयर होल्डिंग थी और उसको बेच दिया, बेच के जो पैसा मिलेगा वो कैपिटल रिसीट में आएगा और इसमें एसेट आपकी जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आप शायद समझ ही होंगे। फिस्कल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। गवर्नमेंट बजट, बजट वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है आर्टिकल 112 में। और ये जो बजट होता है या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो राष्ट्रपति के नाम पे रखा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्रेसिडेंट शैल विद रिस्पेक्ट टू एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एनुअल फाइनेंशियल, मतलब दी स्टेटमेंट ऑफ रेसीट्स एंड एक्सपेंडिचर कॉल्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो प्रेसिडेंट के नाम पे रखा जाता है, रखता तो टेबल तो पार्लियामेंट में करता है जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर होता है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पे रखा जाता है। और बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें क्या चीज़ आएगी और क्या नहीं आएगी। इसके बाद हमारा डेफिसिट का कॉन्सेप्ट आता है। तो डेफिसिट क्या होता है, घाटा। तो फिजिकल डेफिसिट, जिसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं, तो ये गवर्नमेंट की बोरोइंग्स को दिखाता है। आई थिंक मैंने इसके बारे में भी कहीं लिखा यहाँ पे होगा, क्योंकि मैंने ये भी एक्सप्लेन किया तो होगा ही डिटेल में, ठीक है। खैर, प्राइमरी डेफिसिट यानी कि प्राथमिक घाटा क्या होता है, जब हम फिजिकल डेफिसिट में इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस, क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं तभी तो घाटा है, टोटल रेसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, बोरोइंग को घटा दीजिए, उनको अपना रेसीट यानी इनकम में मत रखिए। या फिर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट। कुछ भी फॉर्मूला आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अगला है एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एज पर इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में जो आई थी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अमंग द टॉप 3 विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम एरिया अंडर फॉरेस्ट। एक सेकंड रुकेंगे।
चलिए तो एज पर दी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, तो कहाँ पे नॉट अमंग द थ्री, तो टॉप 3 में कौन सा स्टेट नहीं है? तो अगर हम टॉप 3 में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में, देन अरुणाचल में, देन तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है, महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है, देन उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। फॉरेस्ट कवर इंडिया में कितना है? इतना, और ट्री कवर मतलब फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कितना है? 24.6%। टारगेट क्या है हमारा? जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसके हिसाब से 1988 की जो है टारगेट 33% का है, ठीक है। और फर्स्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी, क्योंकि बाई ईमेल रिपोर्ट है, 2021 में आई थी, देन 2023 में आनी थी लेकिन आई नहीं। अब देखो कब आती है, तो 1987 में पहले वाली आई थी, ठीक है। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज के टर्म से पूछेंगे तो मिज़ोरम में है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे भी अरुणाचल है। और सबसे ज़्यादा कौन से टाइप ऑफ फॉरेस्ट इंडिया में? तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इनमें हमें किस तरह के पेड़, इनको हम किस नाम से, मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो साल, टीक, नीम, शीशम एंड सैंडलवुड वो आपको यहाँ मिलेगा। रोजवुड, एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, ये सब कहाँ देखने को मिलेंगे? आई अगेन रिपीट, रोजवुड, एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, एपीहाइट्स, ये कहाँ देखने को मिलेंगे? बीड़ी जो है ये इसे टेंडू की जो लीव्स हैं, टेंडर नहीं, टेंडू की जो लीव्स हैं उससे मिलके बनती है। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, क्योंकि जो हमारे डेसिडुअस होते हैं, ठीक है, जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो मॉइस्ट डेसिडुअस होते हैं और एक ड्राई डेसिडुअस होते हैं। तो मॉइस्ट में क्या होता है? देखो होता क्या है कि ये वहाँ देखने को मिलता है जहाँ 70 से 150 सेंटीमीटर के बीच में, 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है। 200 से ऊपर होती तो एवरग्रीन हो जाएगा। तो 70 से अगर मान लो 150 है तो उसको मॉइस्ट बोलते हैं, 150 से अगर 200 है तो उसको हम क्या बोल लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, ठीक है, एक सेकेंड। तो ड्राई है अगर आपका 70 से 150 तक है तो, और मॉइस्ट अगर आपका 150 से 200 के बीच में है तो, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड फॉर दी स्टेट्स इन दी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय दी अम्बेडकर जी ऑन 4 नवंबर, तो किस टर्म का यूज़ किया गया था? तो यूनियन ऑफ स्टेट। हमें पता है कि जो आर्टिकल नंबर 1 है क्या बोलता है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में क्या अंतर होता है कि यूनियन ऑफ स्टेट में सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट नहीं होता है बिटवीन द स्टेट टू फॉर्म दैट यूनियन, ठीक है। फेडरेशन में होता है, जैसे कि यूएस की अगर बात करें तो फेडरेशन है, वहाँ पे मतलब इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो यूएसए है इट इज़ अ मतलब डिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ, एक सेकेंड में लिख देता हूँ, इंडिया को और यूएसए को क्या बोलते हैं? तो इंडिया को बोलते हैं इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन विथ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। क्यों? क्योंकि हम आर्टिकल नंबर 3 का यूज़ करते हुए एग्जिस्टिंग स्टेट में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, उसकी नेम के चेंज कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं, उसकी बाउंड्री को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं। ये सारा काम आर्टिकल 3 का यूज़ करके किया जा सकता है। और जब भी इस तरह का कोई पर्टिकुलर बिल आता है, पार्लियामेंट ही काम कर सकता है, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको स्टेट लेजिस्लेचर को भेजता है, और 5th अमेंडमेंट ने एज सच जो है कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं करी है, ठीक है, कि मतलब उसको भेजना ही भेजना होगा इस टाइम लिमिट पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 3 के बारे में। आर्टिकल नंबर 2 जो है वो स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट के बारे में बात करता है, विच मीन्स कि कोई अगर फॉरेन टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बनाना है, इंडियन यूनियन का, या फिर किसी यूटी को स्टेट बनाना है, तो वो आर्टिकल 2 का यूज़ करके किया जाता है। और इनके तहत जो भी चेंजेस किए जाते हैं उनको आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, क्योंकि इनको सिर्फ हम सिंपल मेजोरिटी से करते हैं, इस साधारण बहुमत से करते हैं, और इस तरह के अमेंडमेंट को आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता। जैसे कि शेड्यूल नंबर 2 में चेंज करना, शेड्यूल 3 में चेंज करना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है या फिर उसको एबॉलिश करना है, कोरम बढ़ाना घटाना है, तो ये सारा काम सिंपल मेजॉरिटी के तहत ही होता है, ठीक है। तो इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट बोलते हैं। यूएसए को इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट, वहाँ पर स्टेट में भी नाम और ये सब तोड़ा फोड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? एस एन मुखर्जी थे, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर बात करेंगे तो ये कब बनती है, कब बैठती है, कब स्टैब्लिश होती थी? 29 अगस्त 1947 को। पहला ड्राफ्ट जो रेडी किया जाता है वो 1998 में प्रेजेंटेड बाय बी एन राव, ठीक है। और लास्ट ड्राफ्ट जो है नवंबर 1949 को आता है। एंड पहला ड्राफ्ट कब आ रहा है? 29th। सो ड्राफ्टिंग कमेटी कब बैठ रही है? 29 अगस्त ऑफ 1947 में। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एंड दैट इज़ कि यहाँ पर जब ड्राफ्ट बन के रेडी हुआ था तो कब पहला ड्राफ्ट दिया गया था, तो डेट नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ये डेट स्पेसिफिक पूछ लेता है। तो 21 फरवरी 1998, नहीं भैया 48 होगा ये, ठीक है,
1948 हो गई है जो पहला ड्राफ्ट दिया गया था। ये इसके लिए 8 महीने का समय दिया गया था लोगों को कि भाई लोग अपना डिस्कस करके कुछ रिकमेंडेशन देनी है तो वो दे सकते हैं। देन इस पर रीडिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 4 नवंबर को प्रस्तुत किया जाता है एंड देन उस पर डिस्कशन चलते हैं। देन 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि परसों ही है डेट जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स यानी लागू किया था पूरी तरह से। ठीक है, हाँ 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 हाँ। तो कितने लोगों ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आप बताएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन को किसने कैलीग्राफ किया था, किसने डिज़ाइन किया था, डेकोरेट किया था, वो सारी चीज़ें आप रिकॉल करें खुद से। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाई ऑफिसेज एंड कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स इन दी मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में ये डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको बताना है। तो समहारता, दौरिका, अक्षय पटल और सानी धात्री। तो चीफ ऑफ आर्मी को बोलते हैं यहाँ पर सेनापति। सीताध्यक्ष बोलते थे उस समय मॉडर्न टाइम पे जो एग्रीकल्चर को मैनेज करता था। राजू का जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था, ठीक है। और व्यवहारिका चीफ जस्टिस होता था, ठीक है। और अशोक अपॉइंटेड ऑफिसर टू सी हु फॉलो धम्म, यानी धम्म की पॉलिसी को कौन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, तो उसके लिए धम्म महामाता को अपॉइंट किया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर सही है, मतलब मैचिंग आपका ऑप्शन नंबर बी था। और बस ऐसे ही रैंडम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, समुद्रगुप्त या फिर गुप्ता एरा के टाइम पे आपको पता है कल ही हम लोग डिस्कस करे थे, समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे हरिसेन। तो जो हरिसेन थे उन्होंने कौन सी पोस्ट को होल्ड नहीं किया था, ये क्वेश्चन मुझे कल ही आपसे पूछना चाहिए था। खैर, तो समुद्रगुप्त का इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति कंपोज किया था, तो इन्होंने कौन सी पोस्ट को होल्ड नहीं किया था? महादंडनायिका को, संधि विग्राहिका को, सेनाध्यक्ष का, कौन सा इन्होंने पोस्ट होल्ड नहीं किया था, ये हम पढ़ चुके हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो गजपति, अश्वपति और नरपति। तो भाई गजपति बोलते हैं किसको, जो हमारे उड़ीसा के हैं, ठीक है। गजपति, सॉरी, ठीक है, जो उड़ीसा के हैं, ठीक है। अश्वपति डेक्कन सुल्तान्स, क्योंकि वो मेनली घोड़ों से ही, मतलब क्योंकि वो ग्रीक ओरिजिन के माने जाते हैं, तो वो घोड़ों को काफ़ी यूज़ करते थे वो लोग, ठीक है। देन नरपति की अगर बात करेंगे तो विजयनगर। यहाँ पर हमें पता है अमर नायक का कॉन्सेप्ट चलता था। नगर श्रेष्ठी, यस नगर श्रेष्ठी का जो पोस्ट है वो हरिसेन ने होल्ड नहीं किया था। बाकी महादंडनायका यानी कि जो ऑफिसर ऑफ जस्टिस होता था, संधि विग्राहिका जो ऑफिसर ऑफ पीस होता था वो, और जो हमने एक पढ़ा था कुमार अमर्त्य जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर होता था, ये तीनों जो है पोस्ट होल्ड करी थी हरिसेन ने। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, अमर नायक। तो अमर नायक जो होते थे ये विजयनगर टाइम के पे होते थे, इनको मिलिट्री कमांडर्स होते थे, इनको अमर नायक के नाम से जाना जाता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है की जाती है इन 1336 AD भाई हरिहर बुक्का, जो संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनके बाद सलुफ, तलुफ और अराई वीडू आती है। कृष्णदेव राय तुलुफ डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिनको कि आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था, जिनको कि यवनराज प्रिय के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अमुक्त माल्यदा तेलुगु में लिखी थी और जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में लिखी थी। अपनी माता नगाल के नाम पे नगालपुरम नाम की एक सिटी स्टैब्लिश करी थी। इनके जो कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे विजयनगर साम्राज्य के, वो लोग इनको कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से जानते थे। बहमानी किंगडम की जो कैपिटल थी, बहमानी किंगडम कौन था आपको ये पता होगा, आप इतने तो भोले आप नहीं होंगे, है ना, इतना तो अभी आपने पढ़ ही रखा है। यहाँ पर आपकी कृष्णा रिवर थी। तुंगभद्रा के बैंक्स पे सबसे पहली बात तो जो कैपिटल सिटी थी इसकी लोकेटेड थी विजयनगर एम्पायर की, जो ये यहाँ पर था। इसके ऊपर जो था आपका वो बहमानी किंगडम था, ठीक है। यहाँ पर बहमानी सुल्तान्स का रूल रहा। गुलबर से बिदर किसने कैपिटल शिफ्ट करी थी, तो अहमद वाली शाह ने करी थी। और प्रोविंसेस को बहमानी किंगडम में तरफ बोला जाता था, और इनको जो गवर्नर गवर्न करते थे उनको तरफदार बोला जाता था। और हमें पता है कि ये जो पूरा एम्पायर है बहमानी किंगडम है 5 छोटे छोटे किंगडम्स में बट गया था। कौन कौन से? बेरार, बिदर, बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और किसने जो आपको बताना, हैदराबाद की जो 4 मीनार है वो किसने बनवाई थी। बाकी ये हम देख चुके हैं। इनके टाइम पे ट्रैवलर्स कौन आए थे, दुअर्ते बारबोसा आए थे और डोमिंगो पीज आए थे, दोनों पोर्चुगीज़ थे वो, ठीक है। और हरिहर बुक्का के टाइम पे ध्यान रखना, इनके टाइम पे जो हमारा ये क्या नाम है उसका, इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, जिसने कौन सी किताब लिखी थी, रिहला किताब लिखी थी इसने। और ये पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में गया था, देन हरिहर और बुक्का के यहाँ पर इनके भी कोर्ट में ये आया था, ठीक है। ये चीज़ है। देन क्या मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे, हाँ, हैदराबाद की 4 मीनार किसने बनाई? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी, ठीक है। जो वी आर वेरी चालाक सर, अच्छा। गोलकोंडा फोर्ट ककातियाज ने बनवाया था, बिल्कुल निवेदिता सही है, ठीक है।
तो अपनी मदर के नाम पे नगालपुरम टैंक बनाया था, और स्टेप्ड टैंक के लिए जाने जाते थे लोग विजयनगर एम्पायर के जो थे, यवनराजप्रिय, आंध्रभोज, सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्या बोल रहा है, द प्रिवेंशन of Disqualification Act of 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit. The above mentioned act was amended 5 times. The office of profit is well defined. तो यहीं पे गलत था, बिकॉज हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें डिफाइन नहीं है। माइनॉरिटी का डेफिनेशन कहीं नहीं है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का डेफिनेशन कहीं नहीं है। ठीक है, प्रूव्ड मिस बिहेवियर एंड कैपेसिटी का या फिर वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि प्रेसिडेंट को जो आर्टिकल नंबर 61 के तहत हटाया जाता है, इम्पीचमेंट किया जाता है, वो किस ग्राउंड में किया जाता है, किस ग्राउंड में किया जाता है, वॉलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के हटाए जाते हैं प्रूव्ड मिस बिहेवियर और इनकैपेसिटी। ये सब कहीं पे भी डिफाइन नहीं है। तो कभी भी इस तरह का आए कि भाई ये इस पर्टिकुलर ये चीज़ डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यही मानिएगा अनटिल एंड अनलेस कि आप वेरी श्योर हैं उस चीज़ को लेके कि नहीं तो ये तो डिफाइंड है, कि भाई ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो आपका अगर तीसरा गलत होगा तो अपने आप 1 और 2 सही हो गया। ठीक है, हु कंपोज द तबाकत नसीरी, और आपको बताना है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनका क्वालिफिकेशन इनका किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, किस अनुच्छेद में इनका क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मेंशन्ड है। तबाकत नसीरी दिल्ली सल्तनत में किसने कंपोज करी थी? तबाकत नसीरी तो हसन निज़ामी ने करी थी, मिनहाजुल सिराज ने करी थी, या फिर ज़ियाउद्दीन बरानी ने। तो तबाकत नसीरी मिनहाजुल सिराज ने, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि रज़िया वॉज मोर एबल दैन हर ब्रदर्स। ये क्रॉनिकलर थे, हिस्टोरियन थे, किसके टाइम के? इल्तुतमिश के टाइम पे थे। मिनहाजुल सिराज, इनकी किताब है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये ज़ियाउद्दीन बरानी की, जिसमें ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के टाइम पे ये उनकी बायोग्राफी लिखते हैं, और उसमें ये लिखते हैं कि किस तरह से जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था, वो पगलैट टाइप उसका थोड़ा रूलर था। उसने उसी किताब से हमें पता चलता है कि किस तरह से जो हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे इसने बार्बर को, जो लाढ़ा और पीरा जो गार्डनर्स थे, वाइन डिस्टिलर था, उनको बहुत ही हाई पॉइंट पे अपोज कर दिया था। ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपने किताब तारीख़ फ़िरोज़ शाही में ये बताया था। ठीक है, और मिनहाजुल सिराज ने तबाकत नसीरी में रज़िया के बारे में बताया था, और ये इल्तुतमिश के टाइम के ट्रैवलर थे। तारीख़ मुबारक शाही ये याह्या बिन सिरहिंदी ने लिखी, जिसमें उन्होंने सैयद डायनेस्टी के बारे में बताया। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? खिज़्र खान था। और 5 शाहनामा किसने लिखी थी? अब्दुल हामिद लाहौरी ने। वहीं शाहनामा लिखी थी फिरदौसी ने। पिछले बार के सीजीएल मेंस में आई थिंक इन दोनों में से कोई आई थी, आई थिंक 5 शाहनामा ही आई थी शायद। ठीक है, 5 शाहनामा पूछी गई थी, अब्दुल हामिद लाहौरी, मतलब इन्हीं दोनों में से कोई पूछी गई थी पिछले बार के सीजीएल मेंस में। ठीक है, और शाहनामा फिरदौसी ने लिखी थी, और ये महमूद ऑफ जो गज़नी उसके टाइम पे लिखी गई थी। महमूद ऑफ गज़नी का कौन सा साउथ इंडिया का रूलर या फिर कौन सा चोला डायनेस्टी का रूलर कंटेम्प्रेरी था, इसका समकालीन था। इसका जो पहला अटैक हुआ था वो 1001 AD में होता है। ठीक है, और ये कंटेम्प्रेरी था राजेंद्र चोला द फर्स्ट। ठीक है, उनका ये कंटेम्प्रेरी था। देन 1025 में अटैक करता है 1025 AD में सोमनाथ में। ठीक है, सोमनाथ मंदिर गुजरात में। और अलाउद्दीन खिलजी, आमिर खुसरो, ध्यान रखना तूते हिंद का टाइटल दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने आमिर खुसरो को, तूते हिंद का, पैरट ऑफ इंडिया। और आमिर खुसरो इन कोर्ट, मतलब उसने कवाली इंट्रोड्यूस करी थी आमिर खुसरो ने, जिनको पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला हमारा भारतमाला परियोजना रिलेटेड टू, तो ये आपका एलिमिनेशन से था, तो हमने देखा था किस तरह से ये नेशनल हाईवे को लिंक करने के लिए प्रोग्राम था। ये हमें रटना नहीं है, ये बहुत पुराना है आपका स्कीम, तो पूछेगा नहीं आपसे। बस ये ध्यान रखना है किस तरह से हमने इसके ऑप्शंस को एलिमिनेट किया था, कि भाई हार के शेप में तो बना नहीं देंगे किसी। आप खुद ही सोचो कि नॉर्थ इंडिया के रिवर्स साउथ इंडिया के रिवर्स को लिंक करके हार बनाना है, क्यों भाई प्रदर्शनी चल रही क्या है? तो ये सब काम नहीं करने थे। तो और यहाँ पे ऑल सिटीज़, ऑल इंडस्ट्रियल, तो ये आपका गलत हो गया था ऑल की वजह से। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 सही था। लेकिन ये भी ध्यान रखना है ऑल, नेवर, नन, एनी देख के, अगेन मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके गलत मार देना है। ठीक है, विच साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट द मैग्नेट मस्ट ऑल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये बताया था एंड्रे मैरी एम्पियर ने। ठीक है, कि जो आपका मैग्नेट है वो अपीयर करता है, मतलब एक एग्जर्ट करता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और एक करंट कैरिंग कंडक्टर की जब हम बात करते हैं तो जरा बताइए, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? 1820 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया गया था बाई हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिया गया था बाई जेम्स पी जूल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें कि कैसे हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता चलता है, तो इसके लिए हम या तो मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल लगाते हैं। और मैक्सवेल से याद आया कि भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है इंडिया, है ना, पहले टेस्ट मैच में मोस्ट प्रॉब्ली जीत जाएगी, है ना, ऐसा लग रहा है। तो मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू रूल है
और राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना, वही सेम है। फ्लेमिंग का लेफ्ट और फ्लेमिंग का राइट कहाँ यूज़ करते हैं, तो लेफ्ट हैंड फोर्स बहुत लगाता है इनका, ठीक है, और राइट हैंड में करंट दौड़ता है। तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना है तो राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकालेंगे, थंब बम्ब नहीं लगाएंगे, सिर्फ राइट हैंड रूल, ठीक है। और यहाँ पर इनका लेफ्ट हैंड रूल आएगा जिसमें कि इसके थ्रू फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसको, तो इसको हम याद करते हैं मदर फादर और चिल्ड्रन से, ठीक है। मदर फादर चिल्ड्रन, ठीक है। कौन सी उंगली किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये भी थोड़ा सा देखना होता है। विद रेफरेंस टू इंडियाज डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इन तो डेजर्ट नेशनल पार्क 2 डिस्ट्रिक्ट में है, कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं, एक्सट्रीम है, तो हमने एलिमिनेट किया और आंसर मिल गया 1 और 3। तो आपका ये डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, ठीक है। आपका काजीरंगा कहाँ पड़ता है क्यों, काजीरंगा के जंगलों से मैं क्लास लेता हुआ। केवलादेव नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है ये। लोकटक लेक मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क है आपका। और क्या बोल रहा हूँ ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क है आपका राजस्थान में, मणिपुर में आपका लोकटक लेक है, दोनों ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, ठीक है। वो वेटलैंड्स होते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जो जिनमें बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस आ रहे हैं। लोकटक लेक हमारा एक सेंट्रीपिटल तरह का ड्रेनेज दिखाता है, भूमिका गुप्ता बहुत सही ऐड किया, ठीक है। सेंट्रीपिटल तरह का ड्रेनेज दिखाता है जहाँ पे लेक्स और रिवर्स आती हैं सेंट्रल डिप्रेशन में, अपना रिवर्स वाटर को डिस्चार्ज करती हैं। और कौन हमारा दिखाता है सर, वो टाइगर वाली वीडियो आपने बनाई थी क्या, और क्या, कैमरामैन सर ही थे काजीरंगा। और सेंट्रल डोम या फिर पीक से जो रिवर्स निकलती है तो उसको हम वो किस तरह का ड्रेनेज बोलते हैं, तो काजीरंगा है आपका असम में, और जो कि फेमस है 1 हॉर्न राइनोसेरस के लिए, जिसकी मैंने कल ब्यूटीफुल पिक्स सेंड करी थी, है ना। 1 हॉर्न राइनो जिसके ऊपर कुछ बर्ड्स बैठी हुई थी। और क्या है, मानस है वहीं पे आपका, ओरांग है ना। ओरांग नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, मानस देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा कौन सा, ना मेरी नेशनल पार्क, ना मेरी ना तेरी, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये सब आपको वहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। यस, यहाँ पर आपका केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क है लोकटक लेक में ही। रायमोना भी है, रायमोना। हाँ, 1 हॉर्न राइनोसरस भी मेरे बगल में बैठा हुआ है, क्लास ले रहा है। हाँ, कैमरा मैन नेवर डाइज, तभी सर बच गए कल। इन विच ईयर वॉज दी एस्टिमेट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, क्या नहीं देखा भाई। चलो खैर, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से सभी लोग। करो। तो इन विच ईयर वॉज दी एस्टिमेट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 1950 में बनी थी। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को हम 2 तरह की होती हैं, एक तो स्टैंडिंग कमेटी होती है जो परमानेंट नेचर की होती है, और एक एडहॉक कमेटी होती है जो टेम्प्रेरी नेचर की होती है, ठीक है। तो जो स्टैंडिंग कमेटी होती है उसमें स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी होती है, जिसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 तरह की हमें पढ़नी होती है, पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेट और अंडरटेकिंग वाली। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का गाइडर फिलोसफर किसको बोलते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, सिंगल मेंबर बॉडी, आर्टिकल 148 से 151, पार्ट नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, 148 स्टैब्लिशमेंट ऑफ कैग, 149 ड्यूटीज ऑफ कैग, 150 ऑडिट, 151 ही सबमिट्स हिज रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। मेंबर नॉट, मतलब कॉमन चीज़ क्या थी, कॉमन चीज़ ये थी कि इसमें कोई मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है। मिनिस्टर इज़ वन हु होल्ड्स एनी पोर्टफोलियो एंड प्राइवेट मेंबर इज़ वन हु डजंट होल्ड एनी पोर्टफोलियो, ठीक है। तो इसमें प्राइवेट मेंबर ही मिनिस्टर, मतलब प्राइवेट मेंबर ही इनका मेंबर हो सकते हैं, कोई मिनिस्टर नहीं। ड्यूरेशन इन सबका 1 ईयर होता है, और जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं या फिर इलेक्ट किए जाते हैं वो भाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होते हैं, ठीक है। यस, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाते हैं जो आपका वो होता है, ठीक है। जो आपका अमरकंटक प्लेट्यू होता है वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है। सभी का सही आंसर है। क्या बोले आप, वीडियो कॉल करो सर, हम भी देखना थोड़ा काजीरंगा को, नीरज। चलो भाई, तो अमरकंटक जो है रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, जहाँ से हमारी नर्मदा निकलती है, जहाँ से हमारी सोन रिवर निकलती है। तो थोड़ा इसको देखते हैं अभी। पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में इस्टेब्लिश होती है थ्रू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919,
और 1926 नहीं 21 में कॉन्स्टिट्यूट होती है। एस्टीमेट कमेटी जो है वैसे तो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस तो पहले ही बन जाती है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो 1950 में पोस्ट इंडिपेंडेंस बनती है, जॉन मथाई कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनती है। 30 मेंबर होते हैं और सारे ही लोकसभा से होते हैं, यानी कि इसमें 9 मेंबर इज फ्रॉम दी राज्यसभा, ठीक है, प्राक्कलन समिति हिंदी में। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ये आपकी बनती है 1964 में कृष्णा मेनन कमेटी के रिकमेंडेशंस पे। इसमें भी 22 मेंबर होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी की तरह, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये एस्टीमेट कमेटी पे जो पहला वाला आपका मेंस हुआ था 2022 वाला, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कब बनी थी सबसे पहली बार, तो 1950 आंसर होगा, ठीक है। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन दी प्रोकैरियोट्स में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई बाउंड्री है नहीं। बाउंड्री कौन बनाता है? न्यूक्लियर एनवेलप बनाता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो होगा नहीं। क्या चीज़ कॉमन होती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में? तो भाई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक तो सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, और जो हमारा राइबोसोम होता है वो कॉमन होता है इन दोनों में, कल भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। न्यूक्लियोलस इसमें एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा। एंड ध्यान रखना जिसमें जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसको हम न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। और इसमें मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ब्लू ग्रीन एल्गे, इनको किस नाम से जानते हैं? इनको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे को, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, जैसे जो नॉस्टॉक होता है, नॉस्टॉक, ठीक है, वो भी आपका एक काइंड ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गे ही होता है। ग्रीन एल्गे के एग्जांपल क्लैडोफोरा हो जाएगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ग्रीन एल्गे को अच्छा बताओ किस नाम से जानते हैं, ब्राउन एल्गे को किस नाम से जानते हैं, एंड रेड को किस नाम से जानते हैं? तो क्लैडोफोरा हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, इसका नाम क्या है? क्लोरोफाइके हो जाएगा, ठीक है, क्लोरोफाइके। क्लैडोफोरा हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, और क्लोरेला हो जाएगा, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ब्राउन एल्गे को बोलते हैं फाइयोफाइके, फाइयोफाइके इसका एग्जाम्पल लैमिनेरिया हो जाएगा, केल्प हो जाएगा, और सरगैसम हो जाएगा। रेड एल्गे की अगर बात करें तो रोडोफाइके, ठीक है, रोडोफाइके इसका एग्जाम्पल जैसे अगर जली होती है हमारी, वो हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, सॉलिड। तो न्यूक्लियस इसमें होता है यूकैरियोट में, प्रोकैरियोट में नहीं होता। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब प्रोकैरियोट में ही आते हैं। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी 1665 में, और लिविंग सेल की डिस्कवरी 1674 में एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने करी थी, पॉन्ड वाटर में करी थी इन्होंने, और इन्होंने कॉर्क में करी थी। सेल थ्योरी अगर बात करें तो शेल्डन, और ये गलत लिखी हुई स्पेलिंग, शेल्डन और स्वान ने दिया था, और इसको रिवाइज किया था 1858 में वर्चव ने, जिसमें इन्होंने बोला था कि जो भी कोई नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, वर्चव ने बोला था, ठीक है। और इन्होंने बोला था कि जितने भी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल होती है, यानी हर जो लिविंग चीज़ है वो सेल की बनी हुई है। सेल वॉल प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है, फंगस में चिटिन की, बैक्टीरिया में पेप्टिन की, और ग्लाइकोकालिक जो स्लाइम लेयर होती है, स्लाइम नहीं स्लाइम, ठीक है। ख़त्म हो गया यार, ठीक है, ख़त्म हो गया लेक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो पावर हाउस ऑफ द सेल, एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस नेचर की होती है। इसका जो लेंथ है वो आपको पता होना चाहिए, 0.6 माइक्रोमीटर से इसका जो डायमीटर होता है वो 1 या फिर 2 माइक्रोमीटर तक इसका जो है वो जाता है, ठीक है, डायमीटर। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो इसी में ही आपका जो रेस्पिरेशन होता है वो यहीं पे होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही। लाइजोसोम को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसका जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है उसमें वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ये खुद बनता है गोल्गी अपरेटस में। गोल्गी अपरेटस को हम पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल बोलते हैं, जहाँ पे पैकेजिंग और डिस्पैचिंग होती है। और कैमिलो गोल्गी ने इसको डिस्कवर किया था। कैमिलो गोल्गी ने ही अपनी एक ब्लैक इंक रिएक्शन के थ्रू जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं होते हैं, और ये फैट और लिपिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है, प्लस इट ऑल्सो हेल्प इन दी डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, और ये प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें एक एंजाइम होता है P450, ये ध्यान रखना, P450, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पर हमारी चीज़ें होती हैं ख़त्म, और बैच में जो है कल से बायो ही स्टार्ट होने वाली है। तीसरा लेक्चर करना चाहोगे? यस, डिटॉक्सिफिकेशन। तीसरा लेक्चर करना चाहोगे क्या? ओ भी जाएगा, देखना, ठीक है।
सो प्लीज़ एनालिसिस ऑफ करंट अफेयर्स फॉर सीजीएल मेंस। क्या इशू एनालिसिस? करंट अफेयर्स का थोड़ा सा एमटीएस का आंसर किया आने दो तब करते हैं, ठीक है? नो 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 नो, नहीं सर, अब रहने दो। नो सर, चलो तो फिर हम दो दो लेक्चर करते हैं, या फिर जो लेक्चर शॉर्ट होगा जिस दिन तो उस दिन कर लेंगे, ठीक है? काफ़ी आई थिंक इंटेंस रिवीजन तो हो गया है ना? इंटेंस रिवीजन तो हो गया है। कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? कुछ लोग यस, कुछ काफ़ी लोग नो बोल रहे हैं। कराओ सर, मज़ा आ रहा है। दीपक दुबे, तुमको बेटा आराम से बैठे हुए ना, आनंद ले रहे हो, तकिया में टेक लगाए, चश्मा लगाए, क्यों? मज़े आ रहे हैं ज़िंदगी के। एंड अपनी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीएस से रेस्ट लिया था, आज कम बैक किया है। ये सब क्या हो रहा है? अच्छा है, मैं अंधा हूँ सर, थोड़ा गाइड कर दो, क्या करें नेट्टो को कंप्लीट? बेटा तुम पहले डिसाइड कर लो, पूछना क्या चाहते हो, हैं? हाँ गुरुजी, प्रॉक्सिज़ोम का बताइए। अभिषेक मिश्रा, प्रॉक्सिज़ोम क्या होता है? प्रॉक्सिज़ोम, प्रॉक्सिज़ोम जो होता है, प्रॉक्सिज़ोम का काम होता है कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन अनवांटेड चीज़ आती है, उसको रिमूव करना। कैसे रिमूव करना? ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स बना के। ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स बना के क्या करता है, फॉरेन जो पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम होता है इसका, ठीक है? एक काइंड ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन में इसका भी हेल्प होता है, मतलब इसका भी रोल होता है, ठीक है? चलो भाई, अगले लेक्चर में करते हैं। बाकी जो नाश्ता पीडीएफ मैं आपको टाइम टाइम पे देता रहूँगा, एंड होपफुली ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स, एंड होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई एंग्जाइटी, कोई नर्वसनेस नहीं होगी, आराम से प्रिपरेशन चल रही होगी। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। रिवीजन करते रहिए, बाकी सब्जेक्ट्स ही पढ़ते रहिए, रैंक निकाल के लाते रहिए, ठीक है? और रैंक निकालने के बाद जो है पैसा लेके समझ रहे हो आगे की चीज़ें। खैर, प्रशांत तिवारी, आपसे मिलना इंडिया में कहाँ आना पड़ेगा? इंडिया में रहते ही नहीं हम, तो इंडिया में आओगे कहाँ से? सर एक क्वेश्चन है, मेरे गांव में एक नगर स्टाइल मंदिर है जिसके टॉप पे त्रिशूल बना है, तो उसके टॉप को तब भी कलश कहेंगे? नहीं, तब कलश नहीं कहेंगे, कलश रखा ही नहीं है। अब थोड़े बहुत यार वेरिएशंस कर लेते हैं लोग अपने हिसाब से, एकदम स्ट्रिक्ट तो नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, सी जी एल टी 2 के लिए पी वाई क्यू 4 को प्रेफरेंस देना चाहिए था, निट्टो को प्रेफरेंस देना चाहिए। किसी एक को पकड़ के उसको अच्छे से करिए सागर जी, ठीक है? किसी एक को पकड़िए और रिकॉर्ड जी के बाद से तो, मगर पी वाई के सीरीज़ को कर रखे हैं तो करिए यार। निट्टो में क्या दिक्कत आ रही है अभी? निट्टो का रिवीजन करते रहो, मतलब जो उसमें मैंने इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स बताई हैं, जैसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, उसको भी करते रहो। सर कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल क्या होगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है? अगर क्रोमोसोम भी ऑप्शन में हो तो क्या चीज़? एक सेकेंड, देखो, ब्रेन ऑफ दी जो सेल बोलते हैं उसको न्यूक्लियस को बोलते हैं, ठीक है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्योंकि वो पूरी जो सेल की एक्टिविटीज़ है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, बाकी जो सेल ऑर्गेनल्स उनको भी रेगुलेट करने का काम करता है, तो इसीलिए जो कंट्रोल सेंटर है वो हम न्यूक्लियस को ही बोलेंगे, ठीक है? और न्यूक्लियस के अंदर ही हमारे क्रोमैटिन मटीरियल होता है, और जब सेल डिवीजन होता है तो एंटैंगल होके क्रोमोजोम बना देता है, ठीक है? हिंदी में भी नोट्स नहीं है किशोर मरवाल, हिंदी में? निट्टो के लेक्चर्स छूटे हैं अभी, 16 ही तो लेक्चर्स हुए हैं, रॉनी कोलमैन, ठीक है?
तो जो करंट में भी तो अभी IRS चल रहा है, कोई नया तो ऐसा अच्छा अभी हो नहीं रहा है ना, तो रिमेनिंग तब तक आप कंप्लीट कर सकते हो। सर किसी ने गांधी जी को दिल्ली पैक्ट के लिए इनवाइट किया था? मेन तो मदन मोहन मालवीय थे जिन्होंने उनके साइड से मतलब साइन किया था उस पैक्ट को। चलो भाई, आई थिंक अब किसी कोई डाउट नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद। थाईलैंड में है सर, थाईलैंड में।